नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। शासकीय आवास पर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने प्रदेश में अध्यस्त पाकिस्तानी नागरिकों का चिन्हीकरण कर उनको तत्काल प्रभाव से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां पर कूट रचित अभिलेखों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों के चिन्हीकरण में भी तेजी लाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अधिकारियों को प्रदेश में चल रहे सत्यापन अभियान के बारे में भी तेजी लाने को लेकर निर्देश दिए गए। सीएम धामी ने कहा कि किराएदारों का सत्यापन न करने वाले लोगों पर अर्थदंड लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में अधिकारियों को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखते हुए चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए काम करना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया है कि यात्रा मार्गों पर यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाए। साथ ही आम जनता को सतर्क रहने की जागरूकता है और ऐसे में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाए। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने शनिवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है। अपने इस दौरे में उन्होंने सबसे पहले केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर बनाए जा रहे बैली ब्रिज का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जानकारी दी है कि इस पुल का कार्य पूरा हो चुका है, जिससे यात्रियों को आने जाने में अधिक सुविधा और सुगमता प्राप्त होगी। उन्होंने आस्था पथ पर बन रहे शेल्टरों का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए इन बता दें कि रेन शेल्टरों में LED साइनेज यहां पर लगाया जाए ताकि यात्रियों को यह स्पष्ट जानकारी मिल सके कि शौचालय, मेडिकल सहायता और अन्य जरूरी सुविधाएं किस स्थान पर उपलब्ध होंगी। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि कतार में खड़े यात्रियों को गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वो ठंडे मौसम में भी आरामदायक अनुभव प्राप्त कर सके। उन्होंने मंदिर परिसर से लेकर सरस्वती नदी के किनारे बने आस्था पथ तक की स्वच्छता व्यवस्था का भी निरीक्षण किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज कंडारी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। नीरज, आखिरकार क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा की तैयारियां चरम पर है और ऐसे में मुख्य सचिव आनंद बर्धन भी सीधे तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। जी निश्चित, बिल्कुल देखिए 2 तारीख को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने हैं। इससे पहले जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं आनंद बर्धन आज केदारनाथ धाम पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया और जो पुनर्निर्माण के कार्य जो हो रहे थे उनका भी यहाँ पे निरीक्षण किया गया। वहीं मंदाकिनी और सरस्वती नदी के जो तट हैं उन पर वैली ब्रिज जो बने हैं, आनंद बर्धन ने बताया कि ये पूरी तरह से सुचारू हो गए हैं। इससे जो यात्री हैं, यात्रियों को आवाजाही करने में सुविधा होगी। वहीं तमाम यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रेन शेल्टर यहाँ पे बनाए गए हैं। उनकी यहाँ पे निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है। वहीं तमाम, चाहे घोड़ा पड़ाव की बात हो, गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो आवास हैं हो और तमाम जगह निरीक्षण यहाँ पे किया गया है। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखिए। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी प्रदेश के राजधानी में नए कार्यालय की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में पार्टी का लक्ष्य है कि आगामी 2027 का चुनाव नए हाईटेक दफ्तर से यहां पर लड़ा जाएगा, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इन खाने वालों ने पूरे प्रदेश में कई ऑफिस खोले हुए हैं, मगर पैसे कहां से आए इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए, उनका अंदरूनी मामला है। ना खाएंगे ना खाने वालों ने पूरे प्रदेश में कई 100 ऑफिस खोल दिए और ये कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका कहीं से कोई जवाब नहीं है। 5 स्टार फैसिलिटीज वाले ऑफिस खोल रहे हैं और ये पैसा ईमानदार पार्टी कहाँ से ला रही है, समझ से परे है। देहरादून के दून अस्पताल में मजार पर हुई कार्रवाई के बाद कांग्रेस की ओर से एक बयान सामने आया है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि दून अस्पताल में जो मजार सरकार और प्रशासन ने गिराई है उस पर कांग्रेस का केवल इतना कहना है कि अगर कोई अवैध है तो उसे आप गिराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार का एजेंडा केवल मदरसों पर कार्रवाई करना है, मजारों को गिराने का है।
देखिए, दून अस्पताल में जो मज़ार सरकार ने, प्रशासन ने गिराई है, उस पर कांग्रेस का केवल इतना कहना है कि अगर कोई अवैध है तो उसको आप गिराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपका एजेंडा केवल मदरसों पर कार्रवाई करना, मज़ारों को गिराना, यही आपका काम रह गया है। केंद्र की सरकार का भी और राज्य की सरकार का, उनको किसी न किसी बहाने समाज में नफरत फैलानी है, विभाजन करना है, हिंदू और मुसलमान करना है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान करना है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अब मज़ार गिराइए, अगर वो मज़ार अवैध थी तो इसका जवाब उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड देगा। उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड उसका संचालन कर रहा था, उसमें मुतवल्ली और तमाम इंतजामिया जो है, तमाम उसका मैनेजमेंट, वो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड उसको चलाता था सालों से। जब से उत्तराखंड बना है, उससे पहले उत्तर प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड था उसका संचालन करता था। उस पर अगर कोई कार्रवाई करी है, वो वैध था अवैध था, इसका जवाब उत्तराखंड का वक्फ बोर्ड दे सकता है। प्रदेश में अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में देहरादून के दून अस्पताल में बनी अवैध मजार पर देर रात धामी सरकार का बुलडोजर चला, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब अवैध निर्माण और मजारों पर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस का चेहरा खुलकर सामने आता है। कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, जब अवैध निर्माणों पर कार्रवाइयाँ होती हैं और मज़ारों पर कार्रवाई होती तो कांग्रेस का चेहरा खुल कर के सामने आ जाता है। हम तो शुरू से कहते हैं कि कांग्रेस केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उनका चेहरा बार बार जनता के सामने आता है। आज एक बार फिर जिस प्रकार से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध की बातें कर रहे हैं, तो इससे साफ हो जाता है कि पूरे प्रदेश के अंदर आज जितने अतिक्रमण हैं, मेरा ये मानना और कहना है कि जितने भी अतिक्रमण पुराने हुए हैं, सारे के सारे कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में और कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में हुए हैं, इसीलिए उन्हें इस प्रकार का दर्द होता है। उत्तराखंड सरकार अब सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भारी भरकम बस्तों का बोझ कम करने जा रही है। सरकार इसी शैक्षणिक सत्र से बैग लेस डे का पूरा यहां पर आयोजन कर रही है। बता दें कि हर महीने के अंतिम शनिवार को यह दिवस मनाया जाएगा, जिसमें छात्र छात्राएं बिना स्कूली बस्तों के अपने अपने स्कूलों में जाएंगे और वहां पढ़ाई की बजाय अन्य सृजनात्मक गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे। बता दें कि बैगलेस डे के दिन जैविक मशीनों और मानवीय गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बिल्कुल, निर्णय बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि बच्चे पूरा हफ्ता जिस तरीके से उस वजन को लादकर अपने कंधों पर चलते हैं, बच्चों को सारी बुक, सारी किताबें लेकर के वहां जाना पड़ता है स्कूल में, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा निर्णय है। पहले टाइम पे जब हम लोग स्कूल पढ़ा करते थे तो कम से कम शनिवार को और या मंगलवार को कम से कम वहाँ खेलने के हमें मिलता था, उसमें हमें बुक्स नहीं ले जानी पड़ती थी, उसमें तमाम जो हमारे एंजॉयमेंट, जो मनोरंजन के खेल थे उनको करते थे, चाहे खो हो, होम साइंस हो, तमाम ये चीजें बच्चों को एक अलग से, पढ़ाई से अलग भी कुछ ज्ञानवर्धन होता है। तो इसको लेकर के एक बहुत अच्छा ये निर्णय है कि बच्चे वहां जाएंगे, कम उनके पास वजन होगा, उनके कंधों को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी और खेल की तरफ बच्चों का ज्यादा से ज्यादा रुझान बढ़ेगा और थोड़ा और अलग से ज्ञानवर्धन करने का उनका जो रुझान बढ़ेगा, तो ये एक अच्छी पहल है सरकार। जिलाधिकारी से मिले निर्देशों के बाद नगर निगम देहरादून ने रिस्पन और बिंदाल नदी समेत शहर के सभी छोटे बड़े नालों और ड्रेन की सफाई 15 मई तक पूरी की जाएगी। बता दें, देहरादून के प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि डेंगू की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही नदियों में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ भी अब एक्शन लिया जाएगा। देखिए, पिछले दिनों जो माननीय डीएम साहब की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें दिए गए निर्देशों के क्रम में 2-3 चीजें मुख्य थी। एक तो 15 मई तक सभी नदी नालों की सफाई करानी थी, जिसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सुझाव दिया गया था कि 20 टैंकर कर लिए जाएं लार्विसाइडल के छिड़काव हेतु। वर्तमान में जो हमारे पहले 5 टैंकर चल रहे थे लार्विसाइडल के छिड़काव के, अभी हम लोगों ने 12 टैंकर कर लिए और शीघ्र ही जो है 20 टैंकर हमारे पूरे हो जाएंगे, पूरे 100 के 100 वार्ड को कवर करने के लिए, जिससे कि प्रत्येक वार्ड में 5वें दिन जो है वो लार्विसाइडल का छिड़काव हो जाएगा। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो है चलानी कार्रवाई के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसकी की शुरुआत की जा चुकी है।
उत्तराखंड में आवारा पशुओं की समस्या वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये सरकार के लिए चुनौती बनती नजर आ रही है। स्थिति यह है कि प्रदेश में अब 27,000 के करीब आवारा पशु सड़क पर घूम रहे हैं, जिस कारण यातायात की समस्या होने के साथ ही सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसको लेकर पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश में आवारा पशु बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन उत्तराखंड पहला प्रदेश है पूरे देश में जिसने एक पॉलिसी स्वीकृत की है, जिसमें पशुपालन विभाग, शहरी विकास विभाग और पंचायती राज विभाग ने मिलकर यह संयुक्त प्रयास किया है, जहां पर जिलाधिकारी को पावर दी गई है कि वो कोई भी सरकारी भूमि को गौशाला के उपयोग के लिए ले सकता है और गौशाला का निर्माण सरकार करेगी और उसके बाद जितने भी पशु सड़कों पर हैं उन्हें वहां पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 62 नई गौशाला प्रस्तावित हो चुकी है, जिसने 15 पर अब काम शुरू कर दिया है। पशु हैं वो बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड की, क्योंकि वो सिर्फ एक्सीडेंट्स नहीं, ह्यूमन लाइफ नहीं, एनिमल लाइफ नहीं, बल्कि हमारे किसानों को भी इफेक्ट डालता है। उसके लिए उत्तराखंड प्रदेश पहला प्रदेश है पूरे देश में जिसने कि एक पॉलिसी स्वीकृत करी, जिसमें कि एनिमल हस्बेंड्री विभाग, शहरी विकास विभाग और पंचायती राज विभाग तीनों ने कंबाइंड एफर्ट किया है कि जहाँ जहाँ पर हमने डीएम को एक पावर दी है कि आप कोई भी सरकारी भूमि को गौशाला के उपयोग के लिए आप दे सकते हैं और उसकी गौशाला का जो निर्माण है वो सरकार करेगी और उसके बाद जितने भी निराश्रित पशु सड़कों पे हैं उनको उठा के उन गौशालाओं में रखा जाएगा और उसका भरण पोषण जो है वो एनिमल हस्बेंड्री विभाग करेगी। अभी तक हमको 62 नई गौशालाओं के प्रस्ताव आए हैं जिलों से, जिसपे 15 पे लगभग काम कंप्लीशन के स्टेज पर है। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। ऐसे में हरिद्वार में वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है। बता दें कि ग्रीन कार्ड एक प्रकार का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है जो ये सुनिश्चित करता है कि वाहन पर्यावरण के अनुकूल है। वहीं हरिद्वार के ARTO कार्यालय में इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां वाहन स्वामी अपने दस्तावेजों की जांच करवाकर ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए लाइन में खड़े हैं और ये कार्ड चारधाम यात्रा के दौरान वाहनों के प्रवेश के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसी को लेकर कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी निखिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को सिर्फ 15 दिनों की वैधता वाला ये ग्रीन कार्ड जारी किया जाएगा। इसके अलावा ड्राइवरों के लिए विशेष डेवलपमेंट क्लास भी यहां पर आयोजित की जाएगी ताकि वो लोग श्रद्धालुओं के साथ शिष्ट व्यवहार कर सकें और यात्रा का अनुभव सुखद बना सके। इस बार चारधाम यात्रा के मद्देनज़र हमने जो हमारे विभाग के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए व्हीकल इंस्पेक्शन की फैसिलिटी रखी है। अभी तक जो ग्रीन कार्ड है हमारे लगभग 1300 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं और अब बाहर से भी जो वाहन हैं उनके भी ग्रीन कार्ड बनना शुरू होंगे जो बाहरी राज्यों के हैं। इस बार जो बाहरी राज्यों के वाहन हैं उनका ग्रीन कार्ड 15 दिन के लिए बन पाएगा, उसके बाद उनको फिर से उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो अभी ये व्यवस्था चल रही है। इसके साथ ही हमारे जो प्रवर्तन दल है वो भी लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई इस पर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की प्राइवेट वाहन में कोई कमर्शियल यूज़ ना हो और गलत तरह की गाड़ी फिटनेस ख़त्म हो जिसका ऐसी कोई गाड़ियाँ सड़कों पे ना चल पाएँ। हरिद्वार में पुलिस आपराधिक तत्वों की पहचान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार वेरिफिकेशन अभियान चला रही है। खासतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में दूसरे जिलों और राज्यों से आकर रहने वाले वर्करों का सत्यापन किया जा रहा है। SSP प्रविंदर सिंह डोभाल के मुताबिक एक साल में 30,000 से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। साथ ही इसमें लापरवाही बरतने वाले मकान मालिकों का चालान भी काटा गया। SSP का कहना है कि वेरिफिकेशन अभियान से कई आपराधिक तत्वों की पहचान भी हो सकती है। पिछले एक साल में करीब हम 30,000 से ऊपर लोगों के सत्यापन कर चुके हैं करीब, और कई लोगों से जो इसमें सत्यापन में जो उदासीन रह रहे हैं और उनके खिलाफ हम लोगों के द्वारा विशेष जो कार्रवाई भी की जाती रही है, उनके चालान भी हम लोगों के द्वारा किए जाते हैं। बिल्कुल, इसमें सत्यापन से कई महत्वपूर्ण सफलताएं हमें मिली हैं। इसमें कई जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं उनके द्वारा तत्काल वो ऐसे घर खाली किए जाते रहे हैं और वो लोग तत्काल घर छोड़ के या नौकरी छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा इस सत्यापन अभियान में पकड़ा भी गया है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की गई है।
लोहाघाट से पिथौरागढ़ जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घाट के मदन होटल के पास सड़क पर पलट गई। हादसे में कार सवार परिवार की चीख पुकार सुन स्थानीय लोगों ने कार के अंदर फंसे बच्चों और महिलाओं को बाहर निकाला, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मौके पर पहुंची है, जो कि आगे की कार्रवाई कर रही है। हरिद्वार पहुंचे स्वास्थ्य और सिंचाई सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण किया है। ऐसे में जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह सिंचाई विभाग के अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। वहीं सचिव आर राजेश कुमार ने कहा है कि यहां पर अर्धकुंभ को देखते हुए सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया है और घाटों का सौंदर्यीकरण और नए घाटों के निर्माण के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा चारधाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य सचिव ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से भी विभिन्न एम्स से 15 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैनात किए गए हैं। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ओवरऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग 25 इस बार मेडिकल रिलीफ पोस्ट हम लोग बना रहे हैं और पिछली बार से ये हम लोग 6-7 और एक्स्ट्रा MRPs बना रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स तैनात रहेंगे। इसके अलावा हमारे 50 स्क्रीनिंग पॉइंट्स भी रहेंगे जहाँ पे हमारे अधिकारी तैनात रहेंगे और यात्रियों की स्क्रीनिंग करेंगे। इस बार हमने ये प्रावधान रखा है कि 50 से ऊपर जितने भी यात्री हैं उनकी हम लोग कंपलसरी स्क्रीनिंग कराएंगे। पिछले साल लगभग 9.5 लाख यात्रियों की हमने स्क्रीनिंग कराई थी और इस बार ये आंकड़ा उससे भी ज़्यादा हम लोग ज़्यादा पार होगा, ऐसी उम्मीद है। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जितने भी डॉक्टर्स हैं सबकी ट्रेनिंग हो रखी है। हमने लगभग 60 स्पेशलिस्ट तैनात किए हैं, 40 MBBS डॉक्टर्स तैनात किए हैं। इसके अलावा भारत सरकार से भी विभिन्न एम्स के माध्यम से हमारे पास अभी 16 स्पेशलिस्ट आ गए हैं और 20-30 और स्पेशलिस्ट हमें भारत सरकार से मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से हम लोग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चारधाम यात्रा सुचारू करेंगे, ऐसी उम्मीद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट में रोडवेज कर्मचारी यूनियन के लोहाघाट डिपो शाखा के चुनाव यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी के निर्देश पर ये संपन्न किया गया। चुनाव अधिकारी मनोज मिश्रा की देखरेख में चुनाव में सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए और ऐसे में जिसमें महिपाल सिंह को सर्वसम्मति से निर्विरोध शाखा अध्यक्ष चुना गया है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महिपाल सिंह और चुनाव अधिकारी मनोज मिश्रा ने बताया कि यूनियन हमेशा कर्मचारी हितों और परिवहन निगम के हित में ही कार्य करेगा। संगठन परिवहन निगम और कर्मचारी हित के लिए ही होता है और आज परम श्रद्धेय हमारे प्रांतीय महामंत्री जी श्री अशोक चौधरी जी के आदेश के अनुसार आज हमने यहाँ शाखा के चुनाव संपन्न कराए हैं। चुनाव हमारे निर्विरोध संपन्न हुए हैं और उसमें हमारे अध्यक्ष जी के लिए महिपाल सिंह जी हैं और मंत्री के लिए संतोष कुमार जी का नाम हुआ है। बाकी कार्यकारिणी जो है सर्वसम्मति से गठित कर ली गई है। बाकी आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे, कार्यशाला में स्पेयर पार्ट्स की बहुत कमी है, गाड़ियां खड़ी होती हैं, विभाग की छवि धूमिल होती है। तो मैं अपनी समस्याएं सहायक महाप्रबंधक जी को अवगत कराऊंगा। हम नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बार बार हम मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन दे रहे हैं। जो उनके निजी सचिव हैं उनको भी हम कई बार दे चुके हैं कि हम लोगों का नियमितीकरण किया जाए। हम लोग 2014 से विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, ना कोई एजेंसी ना किसी और चीज़ के माध्यम से, केवल हम विभाग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को 10 साल से पूर्व हो चुके हैं, हमें नियमितीकरण किया जाए। और दूसरी चीज़ है, हम डिपो में गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए कह रहे हैं और जो है कि गाड़ियाँ ख़राब हो जा रही है उनमें स्पेयर पार्ट्स लगाने के लिए, अधिक आय बढ़ाने के लिए, हमारी गाड़ियों का किलोमीटर अधिक हो, गाड़ियाँ हमारी फरीदाबाद और अन्य जैसे चंडीगढ़ हो गया, कानपुर हो गया, इन स्थानों में भी हमारी गाड़ियाँ चले और यहाँ के लोगों को सुविधा मिले और हमारी डिपो का नाम ऊपर हो। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगा HNN 24/7। नमस्कार।